राजस्थान में, इवन वेस्टर्न राजस्थान में अपने पास और प्लास्टिक सर्जरी में ट्रॉमा मोस्ट कॉमन है। ये पूरी एब्सोल्यूट मिथ है। ना तो कोलगेट लगाना होता है, ना हल्दी लगानी होती है, क्योंकि ये स्टाइल नहीं होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं बाद में। बोले नाक टेढ़ा होना और नाक कट जाना दोनों अलग अलग थिंग्स है। हाँ, कब ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं गालवास केयर। आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो एक सर्जन हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा सर्जरी सक्सेसफुली कर चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश जी गालवा। 15 सालों का एक्सपीरियंस इनके नाम है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोगों में मिथ क्या है और कौन से सच है जो आपको जानने ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश जी गालवा हैं। मैं उनसे आज बात करने वाला हूँ प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। सर, कहाँ से आपका करियर शुरू हुआ? कैसा, मतलब क्या आपके मन में ऐसा था कि हाँ, इसी फील्ड में मुझे करियर बनाना है? MBBS एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से करने के बाद में मैंने MS जनरल सर्जरी जयपुर से किया था। उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी, तो इसलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी को चुना और मुंबई में 4 साल प्लास्टिक सर्जरी किया। उसके बाद में फिर मैं जोधपुर आया था। जोधपुर में प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी लेक्यूना था, तो यहाँ पे फिर मैंने ज्वाइन किया था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद में फिर ये जर्नी चलती गई। तो आपने बताया कि 4 साल आप मुंबई में रहे, फिर आज 10 सालों से आप जोधपुर में है। कहाँ ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, मुंबई या जोधपुर में? जोधपुर में। क्या चैलेंजेस रहते हैं सर आपके पास, या कैसे डील उनसे कर पाते हैं आप? प्लास्टिक सर्जरी इटसेल्फ है चैलेंजिंग ब्रांच। इसमें क्या होता है कि वेरियस ब्रांचेस होती है। ट्रॉमा इटसेल्फ द ब्रांच ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट में कोई हाथ कट गया हो, कोई मांस फट गया हो, चमड़ी लॉस हो गई हो, या बर्न का पार्ट देखें तो एक्यूट बर्न मैनेजमेंट हो गया, ये सब सारे प्लास्टिक सर्जरी के पार्ट आते हैं। तो जैसे कहीं लड़ाई में या एक्सीडेंट में कोई हाथ कट जाता है तो ये वो बड़ा चैलेंजिंग केस हो जाता है फिर, तो क्योंकि इसका गोल्डन आवर्स होते हैं 4 घंटे, तो उन 4 घंटों के अंदर पेशेंट को अपने थिएटर तक पहुंचाना, उसकी सर्जरी करना, इट्स वेरी चैलेंजिंग, और उसका रिजल्ट देखा आप। जैसे कहीं दूर से, कोई गांव से अगर कोई ये केस आता है, उसको 4 घंटे से थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो ये पॉसिबल हो पाता है या चैलेंजेस है आपके लिए इसमें? नहीं, बिल्कुल। जैसे कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ राजस्थान में इतना अच्छा नहीं है। इवन आज तो सोशल मीडिया से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है कि कोई कटे हुए पार्ट को कैसे कैरी करना है हॉस्पिटल तक, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इवन जैसे जितना डिजिटल पार्ट कटेगा, मतलब पेरिफेरी की तरफ कटेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम बढ़ जाता है ना, 4 से 6 घंटे भी होता है तो चलता है, अपन उसको एक्सेप्ट करते हैं और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं उसके। सर, आपने जोधपुर में पहली बार और एसएन मेडिकल में पहला डिपार्टमेंट जो है प्लास्टिक सर्जरी का शुरू किया, कैसे शुरू करना हुआ, कैसे लोगों तक बात पहुंची और क्या चैलेंजेस थे सर आपके सामने? 2013 में मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्लास्टिक सर्जरी। यस, आई वाज द पायनियर ऑफ डिपार्टमेंट। हमारे कॉलेज का और इवन गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा था इसके अंदर डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत चैलेंजेस आए थे, बट सबके सपोर्ट से हमने बहुत अच्छी तरह से उनको टैकल किया, और अब तक हम इवन 10,000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं। और बर्न यूनिट भी वेस्टर्न राजस्थान की एक ही है हमारे हॉस्पिटल में। इवन जैसे वेस्टर्न राजस्थान सारे एम्स वगैरह सब वहाँ पे नहीं है अभी, तो बर्न के भी काफ़ी चैलेंजेस केस आते हैं। इवन जैसे अभी थोड़ा सा वो बोंगड़ा कांड हुआ था, जिसमें पूरे देश में नेशनल लेवल पे काफ़ी हुआ था। बिल्कुल, उसको भी हमने काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया था। गवर्नमेंट का, हमारे डिपार्टमेंट का, और इवन जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। तो सबसे ज़्यादा केसेस आपके सामने जो आपके पास आते हैं वो कौन से केसेस आते हैं? यस, राजस्थान में, इवन वेस्टर्न राजस्थान में अपने पास और प्लास्टिक सर्जरी में ट्रॉमा मोस्ट कॉमन है, एक्सीडेंट और उससे रिलेटेड केसेस। दूसरा पार्ट आता है बर्न का। जो ट्रोमा पार्ट आपने बताया और एक बर्न पार्ट आपने बताया, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो एक बार आप व्यूअर्स को बताएं। ट्रॉमा एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी केस है जहाँ अंग टूट जाते हैं, फट जाते हैं, इवन लिम्स की इंजरी हो जाती है, मांस फट जाते हैं, स्किन लॉस हो जाती है, तो उसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी से अपन उसको नियर नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही बर्न के केसेस में क्या होता है कि एक्यूट बर्न होता है, उसका मैनेजमेंट प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। इनिशियली स्टार्टिंग में अपन कैसे मैनेज करें उसको, ताकि पेशेंट को सर्वाइव किया जा सकता है,
उसके बाद में क्या होता है कि पेशेंट जब सर्वाइव कर जाता है तो क्रॉनिक बर्न में आता है, तो उसमें बर्न डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, किसी का हाथ चिपक जाते हैं, उंगलियां चिपक जाती है, टेढ़े हो जाते हैं, गर्दन चिपक जाती है, तो उसको वापस रिकन्स्ट्रक्शन करना ये प्लास्टिक सर्जरी में आता है। सर कई बार लोगों में मिथ भी है, मेरे अंदर भी एक मिथ था कि प्लास्टिक सर्जरी तो एक जो है पूरा चेहरा चेंज कर देती है, दूसरा चेहरा दिखने लगता है, आदमी दूसरा बन जाता है। ये कितने मिथ आपके पास आते हैं या कोई पूछता है ऐसे सवाल आपसे? इसमें क्या होता है कि अपन इम्प्रूवमेंट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंदर कि कितना इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस और नियर नॉर्मल ला सकें अपन, ना कि पूरा चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने कई बार देखा है कि स्किन जो है वो हट जाती है, तो कई बार या पाँव की जो स्किन है वो काम में ली जाती है, तो ये सच है या इसके बारे में बताएं सर आप? यस, मतलब कहाँ की स्किन अपन काम में ले सकते हैं कहीं पे हट जाए? ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको अपन। जहाँ पे कोई भी घाव बन गया हो तो उस घाव को कवर करने के लिए अपन खुद की बॉडी का पार्ट की स्किन ले लेते हैं, जैसे थाइज मोस्ट कॉमन होती है, वो कवर रहती है, तो वहाँ से लेके अपन दूसरी जगह पे उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और वो स्किन जहाँ से लेते हैं अपन वो वापस ग्रो कर जाती है, और अच्छा। हाँ, वो 3 वीक्स के अंदर ग्रो कर जाती है। और जैसे आप केसेस देखते हैं, आपने बताया कि किसी का सर फटा है, किसी का हाथ कटा है, तो कैसे डील करते हैं? कभी हुआ ऐसे घबराहट आपको महसूस हुई हो, डर आपको लगा हो? शुरुआत में जब ट्रेनिंग पीरियड में थे उस टाइम तो ज़रूर होती थी, लेकिन अब तो क्या डे टू डे एक्टिविटी में देखते हैं अपन, पेशेंट्स ओपीडी में देखते रहते हैं, ट्रॉमा के देखते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। इवन पेशेंट्स के कई रिलेटिव होते हैं, उनको ज़रूर घबराहट होती है, कई चक्कर खा के गिरते भी हैं, तो उनको समझाना पड़ता है भी आप दूर रहो, आपको नहीं देखा जाएगा। अब जैसे सर अभी दिवाली की बात करें, जैसे आपने कहा कि बर्न केसेस ज़्यादा आते हैं, और दिवाली पर भी कैसा रहता है फिर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दिवाली में जो फायर क्रैकर इंजरीज होती है, जो पटाखे वाली इंजरीज होती है, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने को टैकल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो क्या होता है कि जैसे फायर क्रैकर लिए तो बच्चों को आइसोलेटेड, भाई बच्चे खेलेंगे करेंगे ऐसा नहीं रखना होता है, ठीक है ना। सीनियर्स के गाइडेंस में वो बच्चे पटाखे छोड़े, नंबर 1। दूसरा, क्लोज्ड स्पेस में नहीं रहे और खुले में छोड़े, ठीक है। तीसरा, जैसे कोई फायर क्रैकर छोड़ा अपन ने, वो नहीं फटा हो तो नज़दीक नहीं जाए उसके। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे या बड़े उसको नज़दीक जाके देखते हैं भी ये फुटा है कि नहीं फुटा है, तो इसमें मोस्ट कॉमन इंजरीज अपने हाथ की और फेस की होती है, वो बहुत डेंजरस हो जाती है। इवन जैसे कई पेशेंट चाहते हैं कि भाई आई बर्न होगी उसकी, इवन विजन लॉस हो जाता है कईयों का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा आता है कि भाई जैसे मान लो जल भी गया हो तो क्या करना है अपने को। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जहाँ से जल रहे हैं उस पार्ट को हटाए अपन, आग से दूर जाएं। अगर कपड़ों में आग लगी है तो भागे नहीं, रोड हाँ, कई बार लोग होते हैं जो छोड़ने से क्या इंजरी ज़्यादा हो जाएगी, आग ज़्यादा पकड़ेगी। वहीं लेट जाएं, शरीर के बल लेट जाएं ज़मीन पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टैप वाटर में जले हुए पार्ट को कंटिन्यू भिगोते रहें उसको, कब तक, 20 से 25 मिनट, या जब तक दर्द कम नहीं हो जाए ये। और तीसरा है कि कोई जला हुआ कपड़ा चिपका हुआ है तो उसको हटाएं वहाँ से, असेप्टिक या कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़े से कवर कर लें, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। जो ये मिथ होते हैं कि भाई कोलगेट लगा दो, हल्दी लगा दो, हाँ बिल्कुल, मेरा यही सवाल था कि लोग काफ़ी कहते हैं कि टूथपेस्ट लगा लीजिए, वो जलन जो है या मतलब वो कुछ नहीं होगा, ऐसा आप बताएं इसकी एक मिथ है या सच है? नहीं, ये पूरी एब्सोल्यूट मिथ है। ना तो कोलगेट लगाना होता है, ना हल्दी लगानी होती है, क्योंकि ये स्टाइल नहीं होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, बाद में इन्फेक्शन होता है। मतलब बचपन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, नॉन एडेसिव ड्रेसिंग दें और नियर बाई प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें। पहले टूथपेस्ट जो है वो बचपन से सुनते आ रहे से कई बार जला तो चलिए टूथपेस्ट लगा लेते हैं, जल गया तो पेस्ट क्या, मैं देखता हूँ जो ये होते हैं ना क्वेक्स, वो एक क्रीम बनाते हैं घी की, पता नहीं किसकी बना के लेप लेके आते हैं, फिर पेशेंट पूरा इन्फेक्ट होता है तब अपने पास आता है। तो ये भी मैं तो अवॉइड करता हूँ, ना लगाएं कहीं पे भी। केवल एक सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम आती है, वो ही लगाएं और नियर बाई डॉक्टर को कंसल्ट करें। करंट लगने के बाद भी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हाथ काटने पड़ते हैं या? यस, इसमें भी क्या होता है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दो करंट हो, जैसे घरों में आते हैं लो वोल्टेज करंट आता है, उनमें भी जैसे कॉन्टैक्ट बर्न हो जाता है, या इस बिजली से आग लगती है तो फ्लेम बर्न हो जाते हैं, कपड़ों में आग लग जाती है। और दूसरा होता है जैसे फार्मर्स में वो मोस्टली हाई वोल्टेज बर्न होता है, उसमें लिम्ब डैमेज हो जाता है, उसमें भी इमरजेंसी गोल्डन आवर्स होते हैं, 3 से 4 घंटे में उसको रिलीज़ करते हैं, पेशेंटों में हाथ बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट इतना सूटेबल नहीं है कि वो पहुंच पाते हैं, और कई पेशेंट्स होते हैं जो हाथ पांव काटने पड़ जाते हैं।
तो सारे जो बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे किसी का हाथ अगर वापस लगाना है तो उसको भी 4 घंटे है, या पाँव लगाना है तो उसको भी, तो अलग अलग सबकी अलग अलग टाइम। नहीं, गोल्डन आवर्स एक 4 आवर्स का दिया हुआ है। सर बहुत सारे मिथ जो है मेरे क्लियर हो रहा है। एक और मिथ है मेरे कि सुना है कि अगर नाक कट जाए या नाक बंद हो, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या नाक कट भी गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। कोई आया है ऐसा केस आपके पास? इसमें नाक बंद हो जाए वो अलग होती है, नाक कटी हुई अलग होती है। दोनों केसेस आते हैं अपने पास में ओपीडी में। नाक कटी हुई काफ़ी केसेस आते हैं जिसमें लड़ाई में नाक काट दी जाती है। अच्छा। धारदार हथियार से नाक काट देते हैं, वो पेशेंट पहुंचते हैं अपने पास, फिर स्टेज से उसके 2-3 स्टेज में फिर नाक बनाई जाती है वापस। ये अपने पास कई केसेस आए हैं ऐसे, और कईयों की सपन सर्जरी जो की है अपन ने। और नाक बंद होना, नाक टेढ़ा होना, ये कॉस्मेटिक पार्ट हो जाता है जिसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं अपन। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का या तो चोट लगने से या जन्मजाति नाक टेढ़ा होता है, तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को सांस नहीं आता है या बार बार जुकाम लगता है। तो उसमें क्या कहते हैं, सर्जरी करके एक नाक को सीधा किया जाता है, और जो सेप्टम होता है, डीएनएस बोलते हैं उसको, वो करेक्ट किया जाता है। सर जैसे बॉलीवुड स्टार्स है, या शाहरुख खान की बात करूं, सलमान की बात करूं, आमिर खान, तीनों खान की बात करूं, 50 से ज़्यादा इनकी उम्र है, लेकिन 60 के आसपास। हाँ बिल्कुल 60 के आसपास है, लेकिन दिखते एकदम यंग है। क्योंकि अभी अगर अपन हमारे जैसे या आम आदमी को देखें तो 50 प्लस होने के बाद झुर्रियाँ दिखने लगती है। इनकी क्यों नहीं दिखती सर? एज के साथ में चेहरे पे झुर्रियाँ, गर्दन पे झुर्रियाँ काफ़ी कॉमन होती है। इनको करेक्ट किया जाता है सर्जरी से, जो अपन बोलते हैं फेस लिफ्ट करना। तो बॉलीवुड स्टार्स या जैसे कई पेशेंट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम इसको करवाते रहते हैं। ये ज़रूर है कि विद 6 मंथ 2-3 साल के बाद वापस रिवाइज करना पड़ सकता है। अच्छा। फेस लिफ्ट ये तो ये सही रहता है हर बार जैसा हम बताया 2 से 3 महीने या 1 साल बाद या 6 महीने बाद, ये सही रहता है अपने फेस के लिए, या कहीं ना कहीं नुकसान करता है अपन को? नुकसान ऐसे कॉस्मेटिक सर्जरी का कोई वो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जैसे बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गए, इनमें क्या होता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कब वापस रिवाइज करना, अपने को रिपीट करना है। गालवा सर, आपने 15 सालों की अपनी जर्नी बताई, 5 साल मुंबई में, 10 साल यहाँ। कितना बदला है प्लास्टिक सर्जरी का जो आपका डिपार्टमेंट है, या कितनी नई टेक्नोलॉजीज इसमें आपने देख ली? इन एडवांसमेंट पे अपन देखते हैं कि ट्रॉमा में तो एज सच वही रिकन्स्ट्रक्शन पार्ट आता है, उसमें बेसिक प्रिंसिपल चलते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में ज़रूर एडवांसमेंट आता है विद टेक्निक्स एंड मशीनरी के साथ में। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट का देखते हैं, पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों में कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट होते भी हैं क्या। अब देखते हैं कि काफ़ी पेशेंट्स में, इवन जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस आई है, पेशेंट्स अप्रोच करते हैं, टेक्निक्स इंप्रूव हुई है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं और पेशेंट्स को एक्सेप्टेंस भी अच्छी हुई है। इन जैसे दूसरी बात देखते हैं वो लेज़र की, मशीनरी अच्छी आई है, इम्प्रूव हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे स्कार्स हो गए या ब्लैकनिंग हो गई हो, तो उसमें लेज़र से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा, जैसे हेयर लॉस की बात की या हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, आजकल जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, उनको हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है या हेयर ट्रांसप्लांट वो लेना चाहते हैं। क्या लगता है हेयर ट्रांसप्लांट कौन सी उम्र तक सही है कि उस उम्र तक आप ले सकते हैं, उसके बाद नहीं? सबसे पहले तो हेयर फॉल हो क्यों रहा है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि आजकल की जनरेशन के अंदर सब क्लिनिकल लेवल को स्ट्रेस बहुत है, दिखता नहीं है सामने, लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस होता ही होता है। ठीक है, लेट नाइट जगना, काम का स्ट्रेस हो गया, किसी फैमिली का स्ट्रेस हो गया, किसी भी टाइप में स्ट्रेस हो तो वो मोस्ट कॉमन रहता है। फिर रहता है डाइटरी हैबिट्स, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल हो गया, मोस्ट कॉमन रीज़न ये भी आता है, और न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पाते हैं, तो ये काफ़ी लॉन्ग लिस्ट होती है कि रीज़न हेयर फॉल, जो हेयर फॉल का रीज़न है। दूसरा आता है कि कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट अपन देते हैं स्टार्टिंग में कि हेयर फॉल नहीं हो या रोका जा सके, और जो ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट ही है। और हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ तक करा सकते हैं, कब तक करा सकते हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, उम्र कोई कभी भी करवाओ आप?